ओके, तो पिछले लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स में। हमेशा की तरह आपको ध्यान में रहना चाहिए कि डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स सबसे बेहतरीन पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और ये हर पेपर का बेस होता है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जो बेहतरीन पेपर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, चाहे वो एसी मशीन्स हो या पावर सिस्टम हो या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हो या स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो, या आगे चल के जो आपका कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम का प्रोपोर्शन जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है, इन सब में मशीन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इवन पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड फर्दर यूटिलाइज करते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन से, ठीक है। और जहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होगा वहाँ जाहिर है हम लोग कोई रोटेटिंग मशीन यूज़ करेंगे, और वो रोटेटिंग मशीन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर में, उसके आर्मेचर कंडक्टर्स में एसी ही जनरेट होगा, अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होगा, ठीक है। तो डीसी जनरेटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसके बाद ही आपको एसी मशीन समझ में आएगा, और एसी मशीन समझ में आएगा तो बाकी सारे चीज़ों में जहाँ भी कहीं मशीन की बात आती है या जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत ही होती है इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन से। यानी सब कुछ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन पर डिपेंडेंट है। और हम लोग जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं वो कहाँ से जनरेट होता है? तो अल्टीमेटली जनरेटर से। हाँ, स्मॉल स्केल्स पे हम लोग सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स से जनरेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लेकिन वो बहुत स्मॉल स्केल पे होता है। जहाँ भी बल्क पावर जनरेशन की बात होगी, जहाँ लार्ज स्केल पे पावर जनरेशन करना होगा, अल्टीमेटली हमें अल्टरनेटर्स, एसी जनरेटर्स को हम लोग अल्टरनेटर्स भी बोलते हैं, तो अल्टीमेटली हमें अल्टरनेटर्स पे जाना होगा। चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, चाहे वो हाइडल पावर स्टेशन हो, चाहे वो टाइडल एनर्जी पावर स्टेशन हो, सब जगह अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, और उस मैकेनिकल एनर्जी से अल्टीमेटली उस टरबाइन को हम लोग रोटेट कराते हैं, और जनरेटर के अंदर रोटर को हम लोग मूव कराते हैं, और अल्टीमेटली सारे जनरेटर्स के अंदर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही लगता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए ये आपका बेसिक पेपर है और सबसे बेहतरीन पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तभी आपको आगे चल के हर एक पेपर को पढ़ने में आसानी होगी, और हर एक पेपर को पढ़ने में उतना ही मन लगेगा, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स है और इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, मशीन की अंडरस्टैंडिंग, मशीन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, और मशीन विजुअलाइज करना आना चाहिए। सामने चीज़ें विजुअलाइज हों कि हाँ मशीन वर्क करता होगा ना तो ऐसे होता होगा, ये दिखना चाहिए सामने। आपके मन में, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए, ये कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए, इन फिनोमिनन, इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि आपको सामने विजुअलाइज हो, एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह आपके सामने दिखे कि हाँ मशीन ऐसे रोटेट करता होगा, मशीन के अंदर ये सारी चीज़ें होती होंगी, और मशीन के अंदर अल्टीमेटली इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ध्यान में रखना है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लोमा पास करना हमेशा बहुत आसान रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको जॉब करना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका कहीं गलती से जॉब हो भी गया ना और नॉलेज नहीं रहा तो हर जगह बेइज्जती होती रहेगी। इसलिए अपने आप को हमेशा बेहतर बनाना है, और हमेशा ध्यान में रखना है ज्ञान की ही कदर होती है, नॉलेज की ही कदर होती है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर करके रखना है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या कहीं भी बेटर जॉब में जाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपके बेस के क्लियर होने की, ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली फोकस करते हैं, कहाँ तक थे पिछले क्लास में हम लोग? सिंपल लूप जनरेटर में हम लोग थे, ठीक है। अब देखो एसी क्या है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट तो बहुत तरह का हो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट इसको भी हम लोग कहेंगे, है ना। अल्टरनेटिंग करंट ये भी है, गॉट दैट। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन दिस AC इज नॉट दैट AC विच वी आर टॉकिंग अबाउट, गॉट दैट। जो AC जनरेट होता है वो सिर्फ AC ही हम लोग नहीं कहेंगे, AC के साथ एक वर्ड हमेशा एसोसिएट करेंगे कि अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल EMF जनरेट होता है, ठीक है। AC का मतलब ओनली अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन हमें जिससे मतलब है वो अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल EMF है, ठीक है। अल्टरनेटिंग ये भी है
क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पोलरिटी मिल रही है। एक बार आपकी पोलरिटी ऐसी है, आपको पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है। यानी अगर कोई सर्किट है, हम लोग बात करें कि अगर ये एसी सर्किट है तो डेफिनेटली व्हाट इट मीन्स, अगर ये एसी सर्किट है तो इसका मतलब है, और एसी सर्किट हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, हम लोग जो यूज़ करते हैं इंडिया में वो कौन सा सिस्टम है? तो हम लोग जो यूज़ करते हैं इंडिया में वो 50 हर्ट्ज सिस्टम है। मीन्स 1 सेकंड में 50 पॉजिटिव साइकिल्स और 50 नेगेटिव साइकिल अल्टरनेटली। यानी 1 सेकंड में 50 बार करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर मान लो क्लॉकवाइज है तो 1 सेकंड में 50 बार कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, और ये साइकिल्स अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट पोलरिटी। यानी एक बार पोलरिटी ऐसी हो रही है, मान लो फर्स्ट टाइम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, उस समय बिहेव कर रहा है इस तरह की बैटरी की तरह। और अगले साइकिल में अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली ये जो सोर्स है ना, वो इस तरह के बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है थोड़े टाइम के लिए। यानी ये पोलरिटी रिवर्स हो रही है, हमेशा अल्टरनेट पोलरिटी मिल रही है। देयरफॉर दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, देयरफॉर दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हमें किससे मतलब है? अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल से। ठीक है, तो हमने देखा पिछले क्लास में देखा कि किस तरह से सिंपल लूप जनरेटर हमने क्रिएट किया था। हमेशा ध्यान में रखना, सिंपल लूप जनरेटर जो है वो सिर्फ एक आइडियल केस है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सिंपल लूप जनरेटर ना तो हम लोग बनाते हैं और ना कभी इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए है। कभी भी हम लोग, हमेशा ध्यान में रखना, हम लोग स्पेस का, एनर्जी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। यानी वो जो गिवन स्पेस है ना, ये गिवन 360 डिग्री का स्पेस है, इसमें हम रोटेट कराएंगे तो क्या सिर्फ एक कॉइल को रोटेट कराएंगे? क्या एक कॉइल में इतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी कि आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके? इज दैट पॉसिबल? नहीं ना। तो हमेशा ध्यान में रखना, सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, जैसे होता है ना, हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सपोज दैट हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? ABCD से। लेकिन क्या आपका सिर्फ ABCD जान लेना ही सफिशिएंट है? हम लोग पहले क्या करते हैं? हम लोग लेटर्स को सीखते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, अल्फ़ाबेट से हम लोग वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वर्ड से हम लोग सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंसेस से क्लाउजेस का फॉर्मेशन करते हैं, और अल्टीमेटली इन क्लाउज से हम पूरे लैंग्वेज एंड लिटरेचर को बना पाते हैं, अपनी चीज़ों को समझा पाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को लोगों तक पहुँचा पाते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने नॉलेज को हम लोगों तक पहुँचा पाते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बेसिक प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? ABCD, यानी वो अल्फ़ाबेट्स। उसी तरह ये सिंपल लूप जनरेटर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ आइडियल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। वाकई में हम लोग ऐसा जनरेटर बनाते नहीं है, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए है। एक्चुअल जनरेटर कौन सा होगा? जो अब हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल जनरेटर। ठीक है, लेकिन होता है कि कभी भी शुरुआत करना होगा तो 0 से ही शुरुआत करना होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ना होगा, या अल्फ़ाबेट ABCD से आगे बढ़ना होगा। एंड दिस इज द ABCD, यानी दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ जनरेटर, दैट इज कॉल्ड सिंपल लूप जनरेटर। गॉट दैट? आ रहा है समझ में? ओके, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इस तरह से 2 परमानेंट मैग्नेट लेके चलते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोग चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लेके चल सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को एनर्जाइज करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। हमें तो देखना है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे करें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट कैसे करें? हम इसके जगह, परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी ले सकते थे, लेकिन ये सबसे बेसिक फॉर्म है आपको ये समझाने के लिए कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे करें। जाहिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, उसको यहाँ फीड करेंगे, तब तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो हमें उस सवाल पे अभी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बेसिक फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में हम लोग लेके चल रहे हैं। हमें तो अभी यही देखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे करें, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ शो नहीं करते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम लोग लेके चलें तो सेम चीज़ें होंगी। ओके, ठीक है। तो पिछले क्लास का थोड़ा सा रिव्यू करके हम लोग आते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि 2 परमानेंट मैग्नेट्स को हमने लगाया था। वन वॉज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर वॉज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। ठीक है, हमेशा की तरह हमारा टारगेट क्या रहता है कि इसके बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बने, इसके बीच में जो मैग्नेटिज्म है, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो बिल्कुल होमोजेनस हो, बिल्कुल उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो।
यानी पूरे स्पेस में हर जगह उसका इफेक्ट बराबर हो, कहीं से भी कोई भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम एरिया उठाएं तो उसमें फ्लक्स की डेंसिटी हर वक्त हर जगह हमें सेम मिले। यानी इस फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल होमोजेनस, बिल्कुल यूनिफॉर्म और बिल्कुल इवन रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। बताएंगे इसका भी क्या मतलब है, आगे जब प्रैक्टिकल जनरेटर्स में आएंगे तो ये भी बताएंगे कि क्यों यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, हमेशा की तरह एक कंडक्टर को लेके रेक्टेंगुलर लूप बना लिया करते थे। इसी को हम लोग सिंपल लूप बोलते हैं, और इसी को जब हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल लूप जनरेटर। तो सबसे पहले हमने ये सिंपल लूप हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगुलर सिंगल टर्न कॉइल। हमेशा की तरह हम लोग जो नाम दिया करते थे ABCD, हमने इसका नाम भी दे दिया हमेशा की तरह ABCD। अब आपको ध्यान होगा पिछली बार हमने क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास एक बेस है, एक फ्रेम है, एक कोर है। ठीक है, और वो कोर नॉर्मली हमने लिया था क्या, हमने इंसुलेटेड मटेरियल का लिया था। ठीक है, कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल, सपोज दैट ये वुडन स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लो इस तरह का प्लेन हमने ले लिया हमेशा की तरह, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लो ये वुडन स्ट्रक्चर है, मान लो ये कॉपी का मटेरियल ना होके ये वुड है, और वुड के साथ ये सेंट्रल शाफ्ट लगा हुआ है। ये तो स्केल है, लेकिन आपका सेंट्रल शाफ्ट जो होगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, यानी रॉड के शेप का होगा, सिलिंड्रिकल रॉड। ठीक है, अब उस पे हमने क्या किया, हमेशा की तरह इस फ्रेम पे, इस इंसुलेटेड वुडन फ्रेम पे हमने माउंट कर दिया इस रेक्टेंगुलर कॉइल को। ठीक है, कैसे हमने माउंट कर दिया, तो वाकई में ये मैग्नेट है और इसके अंदर इस शाफ्ट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, शाफ्ट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि दिस इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द सेम थिंग विच वी आर डिस्कसिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो वो वुडन शाफ्ट है, वो वुडन स्ट्रक्चर है, वो वुडन फ्रेम है, वो वुडन कोर है, जिसके साथ इस तरह से शाफ्ट अटैच है। ठीक है, एंड दिस शाफ्ट इज सपोज टू बी इन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी रॉड टाइप, सिलिंड्रिकल रॉड टाइप स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका शाफ्ट। अब इस पे हमने क्या किया था, जाहिर है इसी पे हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल माउंट है। ओके, ठीक है, दिस इज कंडक्टर AB एंड दिस इज कंडक्टर CD। ठीक है, पिछली बार हमने क्या किया था, हमने इसी पर सिलिंड्रिकल स्लिप रिंग को ले लिया था, और जाहिर है आपको 2 टर्मिनल से सर्किट को कंप्लीट करना है। हमने 2 सिलिंड्रिकल स्लिप रिंग को यहां पे लिया था। ध्यान में है, ध्यान में है सबको? ठीक है, हमेशा की तरह एक स्लिप रिंग से हमने एक साइड के कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। सपोज दैट इसको ही कनेक्ट कर देते हैं AB को, तो सपोज दैट स्लिप रिंग का भी नाम हम लोग AB ही दे देते हैं। ठीक है, और अगले वाले स्लिप रिंग में हम लोग CD को कनेक्ट करेंगे। तो जाहिर है यहाँ से स्लिप रिंग AB से बाईपास होके, यानी स्लिप रिंग AB से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है इस टर्मिनल का, और ये टर्मिनल आके स्लिप रिंग नंबर CD में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने ब्रश का मैकेनिज्म आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रश। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, और ज़रूरत क्यों होती है ब्रश की ये भी मैंने आपको बताया था। क्यों ज़रूरत पड़ती है इस तरह के मैकेनिज्म की, हमें एक स्लिप रिंग, या यूं कहें तो 2 स्लिप रिंग, अ सेट ऑफ स्लिप रिंग्स हमें लेना पड़ता है, और अ सेट ऑफ और पेयर ऑफ ब्रश लेना पड़ता है। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें ये करने की, क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें कंडक्टिंग पाथ बनाना है, हमें कंडक्शन कराना है, हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना है एक रोटेटिंग बॉडी और एक स्टैटिक बॉडी के बीच में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 स्टैटिक बॉडी है, 2 फिक्स्ड चीज़ें हैं जो स्पेस में फिक्स हैं, उनका कनेक्शन करना बहुत आसान है। हम लोग वायर लेंगे और वायर को ट्विस्ट करके हम लोग कनेक्शन कर देंगे, वो कनेक्शन स्टेबल रहेगा हमेशा, उसको टैपिंग करके इंसुलेट कर देंगे।
लेकिन जब एक रोटेटिंग पार्ट हो और एक स्टैटिक पार्ट हो, उनके बीच में फर्म इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना है। जाहिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाथ बनाने का मतलब, फर्म इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का बनाने का मतलब कि वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे से फर्मली सटे होने चाहिए, फर्मली कांटेक्ट में होने चाहिए। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का यही मतलब होता है, ठीक है। अब जाहिर है फॉर्मली कैसे रहेगा, तो एक ही रास्ता बचता है कि वन इज रोटेटिंग पार्ट है, रोटेट जो कर रहा है पार्ट, उससे सटा के हमने एक दूसरे स्टैटिक पार्ट को रख दिया। और जाहिर है ये एक्शन रगड़ खाने वाला एक्शन है, इसलिए ये ब्रशिंग एक्शन है। रगड़ खाने वाले को हम लोग ब्रशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रशिंग एक्शन है, इसलिए हमने इसका नाम दिया ब्रश, ठीक है। आगे चल के आपको बताएंगे कि ब्रश हम लोग प्रीफर करते हैं कार्बन का यानी ग्रेफाइट का ब्रश, कहीं कहीं हम लोग एलॉय भी यूज़ करते हैं कॉपर का और साथ साथ कार्बन के एलॉय को, या कहीं कहीं जहां हमारे लिए क्वालिटी बहुत मैटर नहीं करता है, हमारे लिए कॉस्ट मैटर करता है, वहां हम लोग कॉपर का भी ब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन उसका अपना बहुत सारा नुकसान है। तो हम लोग प्रेफर करेंगे ग्रेफाइट का। आगे बताएंगे ये सारी चीज़ें कि क्यों ऐसा करते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा की तरह हमने कनेक्शन कर दिया था और हमने क्या किया, एक रेजिस्टर को जिसके दो टर्मिनल थे, कुछ भी नाम दे दें हम लोग, PQ नाम दे दें, ML दे दें, कुछ भी दे दें। हमने पिछली बार ML नाम दिया था, इस तरह से ये ML रेजिस्टर है, इसको हमने इस सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों केस में हमने देखा था कि एक बार एक कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन है, अगली बार उसी कंडक्टर के अंदर 180 डिग्री रोटेट हो जाने के बाद इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन बदल जाता है। पिछले बार हमने देखा था कि एक साइकिल में करंट एक्सटर्नल सर्किट में यानी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से होके इस तरह से गुजरता था, यानी करंट का फ्लो M2L था एक बार, और हमने देखा कि इसी का जब 180 डिग्री रोटेशन हो जाता था तो करंट का फ्लो अपोजिट हो जाता था, यानी L2M हो जाता था, ठीक है। तो इससे कई तरह से हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, इससे एक बार और वेरीफाई हो गया कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन है वो कौन सा है, वो बाई डायरेक्शनल है। और जब हम लोग बाद में उसकी क्वालिटी को और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाई डायरेक्शनल तो है ही, अल्टरनेटिंग तो है ही, लेकिन वो अल्टरनेटिंग में भी कौन सा है, अल्टरनेटिंग साइनसोइडल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन इसमें। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पिछले क्लास का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ रिव्यू, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग अपने मेन मकसद पे आ जाते हैं। इतनी चीज़ें जो हमने की, अब इसके आगे हमारा मकसद स्टार्ट होगा। लेकिन हमारा टॉपिक कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट है डीसी मशीन। गॉट दैट? हमारे इस पेपर का नाम है डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स है। हाँ, ट्रांसफार्मर एसी मशीन का पोर्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेबस के थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से एसी मशीन्स का सिलेबस बहुत लेंदी हो जाता था। पहले इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में एसी मशीन्स आता था, तो इसीलिए एसी मशीन्स का एक पार्ट ट्रांसफार्मर उठा के इस पेपर के साथ अटैच कर दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुराने सिलेबस में 2 पेपर्स हुआ करते थे मशीन के। फर्स्ट वाज इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 एंड दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन 2 था। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में सिर्फ डीसी मशीन्स पढ़ाया जाता था, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में एसी मशीन्स पढ़ाया जाता था। नतीजा हुआ कि डीसी मशीन में तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एसी मशीन का सिलेबस बहुत लेंदी हो जाता था, ठीक है, जो कि एक पेपर में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए सिलेबस चेंज में क्या किया गया कि एसी मशीन का एक पोर्शन ट्रांसफार्मर्स उठा के इसके साथ अटैच कर दिया गया इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के साथ। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में पहले से डीसी मशीन्स पढ़ना ही था, साथ साथ एक एसी मशीन्स ट्रांसफार्मर को हमने उठा के रख दिया। इसीलिए पेपर का नाम है डीसी मशीन्स, यानी डीसी मशीन्स की पढ़ाई तो इसमें है ही, साथ साथ ट्रांसफार्मर्स की पढ़ाई है। ट्रांसफार्मर भले ही एसी मशीन है, लेकिन इसके साथ हम लोग लेके चलते हैं अपने सिलेबस के कन्वीनियंस से और सिलेबस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो जाहिर है हम लोगों ने देखा कि दुनिया के किसी भी जनरेटर के आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होता है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है डीसी मशीन्स और डीसी जनरेटर्स। तो जाहिर है वो जनरेट, हमें पता है कि हमारी मजबूरी है, जनरेट तो होगा ऐसे ही, लेकिन हमें एज उस मशीन को डीसी जनरेटर की तरह यूज़ करना है। उससे जनरेट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी के फॉर्म में ही एक्सटर्नल सर्किट में जाने देना है, एक्सटर्नल सर्किट में कहीं भी यूटिलाइजेशन के लिए। तो डेफिनेटली इस एसी को डीसी में बदलने का हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, ठीक है। और आपको पहले ही पता है कि बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल करंट में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया गया होगा कि रेक्टिफिकेशन हम लोग जो करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का हेल्प लेते हैं।
ब्रिज रेक्टिफायर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, अ सेट ऑफ डायोड्स को हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर्स यूज़ करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर्स यूज़ करते हैं, थायरिस्टर्स कहीं कहीं यूज़ करते हैं। बहुत सारा कंडीशंस है, बहुत सारे तरीके हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग यूज़ करके हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारे पास ऐसा उपाय है कि इस रोटेटिंग मशीन में ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म करके हम यहीं पे रेक्टिफिकेशन कर लें, तो हमें उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा क्या है कि अगर हम बल्क पावर जनरेट कर रहे हैं, हम हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और हमारा लोड ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट भी बहुत ज़्यादा है, और अल्टीमेटली पावर क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अल्टीमेटली जनरल इक्वेशन पावर का होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर, लेकिन डीसी सर्किट में पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी अल्टीमेटली आपका इक्वेशन सिमट के आ गया P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। यानी जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं वहाँ हाई वोल्टेज पे अगर हम जनरेट कर रहे हैं और लोड ज़्यादा है तो डेफिनेटली करंट भी ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली ज़्यादा हाई पावर हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हमें डील करना होगा। उस हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे रेक्टिफिकेशन कर पाना सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करके हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आते हैं, बहुत सारा इंसुलेशन का फैक्टर आता है, बहुत सारा वर्किंग कंडीशन आता है, बहुत सारे टेम्परेचर के कॉन्स्टेंट्स आते हैं। और उससे भी फ़ायदा क्या है कि अगर इस रोटेटिंग मशीन में ही हम ऐसा मैकेनिज्म कर लें कि इस रोटेटिंग मशीन में ही कुछ ऐसा बना दें हम कि यहीं पे आपका बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल करंट में हम लोग बदल दें, तो वो सबसे बेटर हो। और इसी को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटर। और कॉम्यूटेटर क्या करता है, कॉम्यूटेटर कॉम्यूटेट करता है, यानी वो आपके बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है। यानी कॉम्यूटेटिंग एक्शन और वर्किंग ऑफ कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू या इज सेम एज द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन और कॉम्यूटेशन में अंतर भी होता है, ठीक है। हम लोगों ने सिमिलरिटी बोल दिया कि हम लोग कॉम्यूटेटर को यूज़ करके एक तरह से रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग गौर से देखें तो इन दोनों में अंतर भी होगा, वो भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान में रखना है कि बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल करंट में बदलने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम लोग एक मैकेनिकल रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं, यानी एक मैकेनिकल डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉम्यूटेटर। और जिस तरह से प्रैक्टिकल जनरेटर यानी एक्चुअल में जो हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं उसकी शुरुआत करने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग आते हैं सिंपल लूप जनरेटर में, उसी तरह कॉम्यूटेटर की शुरुआत करने के लिए एक सबसे बेसिक डिवाइस हम लोग लेके चलते हैं और वो बनता है स्प्लिट रिंग, ठीक है। जिस तरह से ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग भी नाम क्यों है मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये स्लिप कर रहा है एक फिक्स बॉडी के अगेंस्ट में, ये स्लिप कर रहा है, ये रिंग जो है स्लिप कर रहा है एक फिक्स स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, एक फिक्स बॉडी के अगेंस्ट में, एक स्टैटिक पार्ट के अगेंस्ट में, और वह स्टैटिक पार्ट आपका ब्रश है, तो इसलिए हमने इसका नाम स्लिप रिंग दिया था। लेकिन अब क्या करेंगे, हमने देखा कि स्लिप रिंग से रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन एक बार इस तरह से है M to L यानी लेफ्ट टू राइट, और अगले हाफ रोटेशन के बाद ये L to M होने लगेगा, ठीक है। और ये साइकिल्स अल्टरनेटली चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें रेक्टिफाई करना है, और रेक्टिफाई करने के लिए कॉम्यूटेटर यूज़ करेंगे, और कॉम्यूटेटर का सबसे बेसिक फॉर्म होगा स्प्लिट रिंग। अब देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कि साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी खासियत होती है कि मैक्सिमम केस में टर्म्स का नाम देख के ही हमें उनके बारे में पता चल जाता है। अगर आपकी इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रांग है, अगर आपको डिक्शनरी मीनिंग पता है, तो आधा प्रॉब्लम आपका वहीं सॉल्व हो गया। आपको डिक्शनरी मीनिंग से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट? यस, अलग करना, काट देना, दो पार्ट में सेपरेट कर देना, या दो से ज्यादा पार्ट में सेपरेट कर देना, तोड़ देना, अलग कर देना, ये सारी चीजें हैं स्प्लिट। यानी हमने अल्टीमेटली क्या किया, ये जो स्लिप रिंग होता था वह कैसा होता था, डेफिनेटली सिलेंड्रिकल होता था। ये जो स्लिप रिंग होता था सिलेंड्रिकल होता था ना, ठीक है। हाँ, अंतर ये है कि ये बीच से खोखला हुआ करता था। क्यों खोखला होता था बीच से? मीन्स ये जो ब्लैक एंड पार्ट है ना, ये जो ब्लैक एंड पार्ट है वही आपका एक्चुअल इस सिलेंडर का थिकनेस है। बीच में ये सिलेंडर हॉलो है, यहां पे जो यूज हुआ है। क्यों हॉलो है? यस, शाफ्ट को उसमें एडजस्ट करने के लिए हॉलो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह का एक स्लिप रिंग लेंगे, लेकिन हाँ अंतर होगा। ये स्लिप रिंग जो यहां यूज हो रहा है वो कौन सा है, हॉलो है, और हम लोग अब जो लेंगे वो सॉलिड लेंगे। यानी अब जो स्लिप रिंग हम लोग उठाएंगे
ठीक है, वो पूरा का पूरा सॉलिड है, यानी पूरा का पूरा उसी मटेरियल से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ठीक है, पूरा का पूरा सॉलिड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच से इस तरह से कट कर देंगे इस पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस में, यानी इस तरह का है, इसको बीच से हमने कट कर दिया कुछ पोर्शन को, और बीच में माइका इंसुलेशन को हम लोग फिल कर देंगे। माइका इंसुलेशन को फिल करने का मतलब, जाहिर है सिलेंडर है ना, तो इधर से विजुअलाइज करेंगे, इसके एक्सिस के अलोंग विजुअलाइज करेंगे, इसके शाफ्ट के अलोंग विजुअलाइज करेंगे, तो ये कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, इधर से विजुअलाइज करेंगे तो ये सिलेंडर कैसा दिखेगा, सर्कल, यस, तो सर्कल है, और बीच के पार्ट को हमने कट कर दिया है पूरे सिलेंडर के अलोंग, ठीक है, पूरे सिलेंडर के अलोंग बीच के पार्ट को हमने कट कर दिया है, और बीच में इस तरह से माइका इंसुलेशन को हमने भर दिया है, यानी अब पूरा सिलेंडर जो है इस तरह से पूरा सिलेंडर इंसुलेटेड हो चुका है माइका इंसुलेशन से, यानी ये पूरा सिलेंडर दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, और दोनों पार्ट बीच में माइका इंसुलेशन है, यानी दोनों पार्ट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है एक दूसरे से, यानी कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सिर्फ इतना करने से हमने अपने प्रॉब्लम का समाधान खोज लिया, सिर्फ इतना करने से हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमें पता है ये नेचुरल फैक्ट है, ठीक है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी रोटेटिंग मशीन की, जहां हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, उस रोटेटिंग मशीन की ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि उसके आर्मेचर कंडक्टर में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट हो रहा है। हम लोग बाहर के सर्किट में देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन एक बार ऐसे है, अगली बार ऐसे है, करंट का मैग्नीट्यूड भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है, और साइन वेव के पैटर्न भी बदलता है। लेकिन हमें बनाना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा फोकस है कि हमें डीसी मशीन बनाना है, डीसी जनरेटर बनाना है, यानी इस अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ को और उसके वजह से होने वाले बाई डायरेक्शन करंट को यूनि डायरेक्शन करंट में बदल देना है। और सिर्फ इतना करने से इस स्लिप रिंग की जगह इन दो स्लिप रिंग को सिर्फ एक स्प्लिट रिंग से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। हमेशा ध्यान में रखना है, आपके पास दो टर्मिनल है, इसलिए हम लोग यहाँ दो स्लिप रिंग यूज किया करते थे, लेकिन इस डिवाइस में सिर्फ हमें एक ही डिवाइस की जरूरत होती है, यानी इन दो स्लिप रिंग को एक स्प्लिट रिंग से हमने बदल दिया, रिप्लेस कर दिया, उतना से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग सक्षम हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल करंट में बदल देने में। है ना बेहतरीन चीज, सिर्फ इतना कर देने से, ठीक है। इसी तरह हमारा इंजीनियरिंग है, हमारी छोटी छोटी चीज़ें, हमारा छोटा छोटा कंसेप्ट, हमारे छोटे से चीज़ों पे हमारा लगाया हुआ दिमाग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को कर देता है, और कहीं ना कहीं हमारा लाइफ बेटर होता है। कहीं ना कहीं आज हम लोग इस तरह से इस पोजीशन में हैं कि हम लोग एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ को इतना बेहतर बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं, टाइम की सेविंग कर सकते हैं, एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें सिर्फ हम लोग अपना सोफिस्टिकेटेड माइंड यूज़ करके, दिमाग लगा के अपने काम को आसान करते हैं और बेहतर बनाते हैं। सिर्फ इतना करने से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। कैसे हमने सॉल्यूशन निकाल लिया? तो अब हमने उसी कॉइल के साथ, उसी शाफ्ट के साथ, जहां ये दो स्लिप रिंग हम लोग अटैच किया करते थे, अब उसके जगह ये एक स्प्लिट रिंग अटैच करेंगे, और इससे ही हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा हम लोग देख लेते हैं। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि इसको कैसे हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह जो रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोग लिया करते थे, और डेफिनेटली अभी इसके पहले हमने क्या किया था, इस कॉइल को इस फ्रेम पे, इस कोर पे, जो कोर शाफ्ट के साथ अटैच है, सिलिंड्रिकल शाफ्ट के साथ, उसके ऊपर इस कॉइल को हमने माउंट किया था। हमेशा की तरह यहाँ भी वही चीज़ करते हैं, ठीक है। बस अंतर ये है कि इस बार शाफ्ट के ऊपर जो हमने लगाया है ना, वो एक स्प्लिट रिंग है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में एक स्प्लिट रिंग है,
और हमेशा की तरह ब्रशेस 2 हैं। ब्रशेस तो 2 होने भी चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट के दोनों टर्मिनल्स को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो हमेशा की तरह कंडक्टर का हम लोग नाम दे देते थे, दिस इज कंडक्टर ए बी एंड दिस इज कंडक्टर सी डी। क्लियर दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और इसमें अब क्या है आपके पास, तो यहाँ डेफिनेटली 2 सेगमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। बीच से हमने माइका इंसुलेशन से उसको कर दिया है, तो डेफिनेटली इस सिलेंडर का अब 2 पार्ट है और दोनों पार्ट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। तो एक पार्ट का नाम हम लोग चलो कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, ए बी दे देंगे। ठीक है। तो कभी कभी जैसे अगर हमें शाफ्ट पे माउंट करना है, ठीक है, जिस तरह से स्लिप रिंग को हमने शाफ्ट पे, कौन सा सिलिंड्रिकल रॉड टाइप शाफ्ट पे हमने माउंट किया था, अगर ये स्प्लिट रिंग को भी शाफ्ट पे माउंट करना है तो सॉलिड सिलेंडर ना लेने के बजाय इस तरह का हॉलो सिलेंडर भी ले सकते हैं। लेकिन मतलब क्या है, ये दोनों सेगमेंट्स सेपरेट किए हुए हैं। यहाँ देखो बीच में एयर से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। एयर से सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, यानी ये फिक्स स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो जाहिर है इसके बीच में जो गैप हमने छोड़ा, इसके बीच के गैप में हम लोग माइका फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तभी तो एक साथ फिक्स रह पाएगा। इन दोनों पार्ट्स को एक साथ अटैच कैसे करेंगे, तो जाहिर है बीच में माइका इंसुलेशन, एयर भी रहेगा तो इंसुलेशन का काम करेगा। एयर भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एक सर्टेन रेटिंग पे, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, हम लोग इस माइका इंसुलेशन से इसको इस तरह से फिलअप कर दें। अब 2 सेगमेंट्स में सेपरेट है और ये आपके ब्रशेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ले जाके हम लोग उसी शाफ्ट पे माउंट कर देंगे, इसी शाफ्ट पे हम लोग ले जाके माउंट कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये 2 सेगमेंट हैं, तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया, एक सेगमेंट का नाम हमने ए बी दे दिया, यानी आपके ए बी कंडक्टर को ले जाके जिस सेगमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं उसका नाम भी ए बी दे दें, ईजी रहेगा। सी डी कंडक्टर को ले जाके जिस सेगमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं वो आपका सी डी हो गया। गॉट दैट? इतना तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दिस इज ब्रश 1 एंड दिस इज ब्रश 2, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे कनेक्ट और इससे एक्सटर्नल सर्किट को ले जाके हम लोग जोड़ देंगे हमेशा की तरह। जो एक रेजिस्टर वाला एक्सटर्नल सर्किट हमने लिया था उसमें हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही रेजिस्टर मान लो जिसका टर्मिनल्स हमने M और L लिया था, चलो उसी को ले लेते हैं, सेम एक्सटर्नल सर्किट, और यहाँ ले जाके हमने इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब देखो इतना करने से ही हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। कैसे, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इस कॉइल को ले जाके हमने कहाँ रखा था, तो उन दोनों परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में। उन दोनों परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में, एंड डेफिनेटली वन परमानेंट मैग्नेट वाज एक्टिंग एज ए नॉर्थ पोल एंड अदर वाज ए साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में बना हुआ है, होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, इवन मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे स्पेस में बना हुआ है, ठीक है। अब हमें बस एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो माउंट करेंगे ना, हमेशा एक चीज़ को ध्यान देना है। माउंट करने समय एक चीज़ हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि जब कॉइल का जो प्लेन है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कॉइल, ये फ्रेम, इसके ऊपर हमने कॉइल को रखा। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ए बी और सी डी कंडक्टर में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि स्पाइरल वाइंडिंग जो है ए बी कंडक्टर है। और डेफिनेटली यहाँ बनाने का मतलब क्या है, हमने कॉइल को कैसे रखा है, ऐसे रखा है। ये 2 डायमेंशनल व्यू में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने इस कॉइल को रखा है और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्प्लिट रिंग माउंट करेंगे ना, ये स्प्लिट रिंग का जो पार्टीशन है माइका से,
हमें बस ये ध्यान में रखना है कि इसका पार्टीशन इस तरह से हो कि कॉइल के परपेंडिकुलर पार्टीशन हो, यानी कॉइल का प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है तो पार्टीशन इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी ये रिंग का जो पार्टीशन है माइका वो इसके परपेंडिकुलर होगा। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ये जो सिलिंड्रिकल स्प्लिट रिंग है, इसका जो बीच का माइका पार्टीशन है जिसने दो पार्ट में स्प्लिट किया है उसको, ये कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? अब सोचो तो इसका कारण क्या हो सकता है। मैंने आपको कंडीशन बताया कि इस वक्त ऐसे बनाने का मतलब है आपका कॉइल ऐसे रखा हुआ है। हमें बस ये ध्यान में देना है कि कॉइल का प्लेन जहां होगा, कॉइल के प्लेन से जो आपके स्प्लिट रिंग के माइका है उसका जो पार्टीशन है वो हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको पता है? ठीक है, चलो उस पर आएंगे बाद में, हम लोग जब वहां पहुंचेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बन गई सबको कि किस तरह से कॉइल का हमने माउंट किया है। अभी जो आपकी ज़रूरत है, पहले हम लोग वहां पहुंचते हैं, फिर उस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है किस तरह से कॉइल को हमने माउंट किया है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि हमारा कॉइल जो है वो एक कोर पे है, एक फ्रेम पे है। कोर को हमने इंसुलेटेड रखा है। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखना कि आगे चल के कोर को हम लोग इंसुलेटेड नहीं रखेंगे, आगे चल के कोर को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बनाएंगे। इससे मैग्नेटिज्म और इंक्रीज कर जाएगा और हमारा काम और बेहतर हो जाएगा। डिस्कस करेंगे कैसे होगा। फिलहाल के लिए मान लो कि हमने इसको वुडन पे माउंट रखा है इस तरह से, और ये रखा हुआ कैसे है, तो एक्चुअल में इस तरह से रखा हुआ है। 2 डायमेंशनल फिगर में आपको ऐसे दिखाया जा रहा है। यहाँ जाके जो स्प्लिट रिंग का सिलेंडर रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका जो पार्टीशन है माइका से दो पार्ट में हमने सेपरेट किया है, वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। गॉट दैट? ठीक है, अब देख लो यहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही हैं। क्यों परपेंडिकुलर रहेगा उसमें हम लोग बाद में आएंगे। पहले यहाँ देख लें कि कैसे हमने रेक्टिफिकेशन का काम कर दिया इस छोटे से उपाय को करके, और कैसे ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्म है। स्प्लिट रिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, या स्प्लिट रिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब वापस आके हम लोग चेक करते हैं जो चीज़ें हम लोग किया करते थे। ठीक है, वापस आके हम लोग चेक करते हैं। तो सपोज दैट दिस इज पोजिशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 1 कौन सा है कि जब आपका कंडक्टर ए बी यहाँ पे है, और पोजीशन नंबर 2 हम लोग कब लेके चलेंगे, जब कॉइल 180 डिग्री रोटेट कर गया, यानी जिस जगह कंडक्टर सी डी है उस जगह कंडक्टर ए बी पहुँच गया, और जिस जगह कंडक्टर ए बी है उस जगह कंडक्टर सी डी पहुँच गया, यानी 180 डिग्री जब रोटेशन हो गया। तो पहले कंडीशन नंबर 1 हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब निकाल लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन दोनों कंडक्टर्स में। कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमेशा बोलो, सिर्फ राइट हैंड रूल नहीं। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग लगाएंगे। और अगर मैंने कह दिया कि इस कॉइल का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो निकाल लीजिए डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करके। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां यूज करते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज करते हैं? यस, बहुत बढ़िया। यस, हमेशा ध्यान में रखना। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ही मशीन से ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई डिफरेंस नहीं होता। एक ही मशीन से हम जनरेटर का काम भी ले सकते हैं, उसी मशीन से हम मोटर का काम भी ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ऐसा करते हैं कहाँ, एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। कहाँ करते हैं ऐसा? मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ट्रेन वाला, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का, इलेक्ट्रिकल इंजन का। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिकल इंजन में जो आपने ट्रेन देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिकल इंजन में जब वो इलेक्ट्रिकल इंजन ट्रेन को खींच रहा है तब कौन सा एक्शन हो रहा है? तब वो मशीन कौन सा एक्शन कर रहा है? डेफिनेटली मोटरिंग एक्शन हो रहा है, क्योंकि ऊपर के वायर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वही मैकेनिकल रोटेशन ऑफ व्हील्स लीनियर मोशन ऑफ ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मोटरिंग एक्शन हो रहा है ना। इलेक्ट्रिकल इंजन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हम लोग दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है, तभी तो ट्रेन मूव कर रहा है। यानी नॉर्मल एक्शन में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव मोटरिंग एक्शन कर रहा है, लेकिन उसी मशीन से, उसी मोटर से जब हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस ट्रेन को रोकने के दौरान हम लोग को एनर्जी सेव करना होता है।
एनर्जी सेव करने के लिए उसी मशीन को हम लोग जनरेटिंग एक्शन में ला देते हैं। वही मशीन जो मोटर था, वही मशीन अब जनरेटर की तरह काम कर रहा है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके वापस सप्लाई को भेज रहा है जब तक ब्रेकिंग हो रही है। आगे जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल्स बताएंगे कि कैसे जनरेट होता है, क्या होता है उसके अंदर, कि वो मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, एक ही मशीन में हम लोग उससे जनरेटर का काम भी ले सकते हैं और उसी सेम मशीन से हम मोटर का काम भी ले सकते हैं। इसलिए ऐसे करके मत याद रखिए कि राइट हैंड रूल जनरेटर में ही होगा। जनरेटर के अंदर भी हम जनरेटिंग एक्शन और मोटरिंग एक्शन दोनों लेके चल सकते हैं। इसलिए ये याद करो, राइट हैंड रूल जनरेटर में होगा, ये याद नहीं करना है। आपको ये याद करना है कि जनरेटिंग एक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेंगे, मोटरिंग एक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेंगे। एक ही मशीन के अंदर हम दोनों एक्शन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। उसी मशीन को एज ए जनरेटर हम मूव कराएं तो राइट हैंड रूल लेंगे, उसी मशीन को एज ए मोटर यूज करें तो हम लेफ्ट हैंड रूल लेंगे। गॉट दैट? तो ये जनरेटर मत याद करिए, जनरेटिंग एक्शन याद करिए, क्योंकि वो मशीन कब किस काम में आ रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मोटर लिखा हुआ है तो उससे हम मोटर का ही काम करेंगे। हमने मोटर कह के उसको खरीदा है, लेकिन हम उसे जनरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। गॉट दैट? ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटरिंग एक्शन की जनरेटिंग एक्शन? जनरेटिंग एक्शन, यस। तो हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब निकाल लीजिए डायरेक्शन कंडक्टर ए बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, एंड डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वही आपके करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वोल्टेज ही वो कारण है जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर। गॉट दैट? तो निकाल लीजिए। हमेशा ध्यान में रखिए, इस कॉइल को हम लोग कैसे घुमा रहे हैं? तो डेफिनेटली इस कॉइल को हम लोग सर्कल्स में घुमा रहे हैं। सर्कल्स में ही रोटेट कर रहा है ना ये कॉइल। जाहिर है किसी भी पोजीशन में कॉइल का हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना हो तो होता क्या है, सर्कल पे किसी भी वक्त अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना हो तो डेफिनेटली टेंजेंट के अलॉन्ग उस वक्त उस मोमेंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो इस पॉइंट पे यानी जब कॉइल आपका यहाँ पे है, कंडक्टर ए बी यहाँ पे है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ होगा? यस, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो यहाँ क्या है, इस वक्त आपका कंडक्टर ए बी कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। कंडक्टर ए बी ऐसे घूम के आया होगा और इस वक्त इस मोमेंट पर कंडक्टर ए बी नीचे की तरफ जा रहा है। हमेशा की तरह योर इंडेक्स फिंगर इज फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद योर थंब इज फॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, वो कहाँ है? नीचे की तरफ। एंड योर मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ए बी कंडक्टर में कैसे है इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या डायरेक्शन है? आउटवर्ड, ठीक है, इस तरह से आउटवर्ड। और डेफिनेटली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज ही वो कारण है जो करंट को फ्लो कराता है। तो कहाँ होगा? करंट का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा। अगर सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रहा है तो आउटवर्ड होगा। और इसमें 2 डायमेंशनल फिगर में कैसे हम लोग दिखाएंगे? तो इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, और ऐसे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? डॉट दिखाएंगे। यहां लगा लीजिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहां क्या है? इस वक्त कंडक्टर सीडी कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। योर इंडेक्स फिंगर इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, योर थंब इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और आपका मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहां होगा? यस, अंदर की तरफ। यानी इस कंडक्टर में, सीडी कंडक्टर में अंदर की तरफ इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन है, करंट फ्लो करेगा तो अंदर की तरफ करेगा, यानी डेफिनेटली क्रॉस। और इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे आया होगा करंट, सर्किट कंप्लीट है ना, तो करंट फ्लो करेगा। ए बी कंडक्टर से आया आपके स्प्लिट रिंग के ए बी सेगमेंट में, इससे गया स्प्लिट रिंग के ए बी सेगमेंट में, ए बी सेगमेंट से ब्रश वन से इधर, एंड फाइनली M2L, यहां से ब्रश नंबर 2 से सेगमेंट CD से कंडक्टर CD, और इस तरह से पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है। गॉट दैट? यानी डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है आपका? तो हम लोग कह सकते हैं ना, बी से ए आया, उसके बाद ML, और उसके बाद यहां से पहुंच गया
डी सी, यहाँ अगर हमने डी कहा है, इसको अगर हमने सी कहा है, इसको अगर हमने डी कहा है, तो डी सी, गॉट दैट। और यहाँ डायरेक्शन कौन सा है, यहाँ डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, गॉट दैट, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस हम लोग कब लेते हैं, जब ये कॉइल 180 डिग्री रोटेट कर गया। तो देखो कॉइल ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। हमने कैसे रखा था, शाफ्ट पे हमने सिलेंडर को ऐसे रखा था और सिलेंडर के बीच का माइका इंसुलेशन का पार्टीशन कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर था। एक रोटेशन जब हो जाएगा, जब ये कंडक्टर ए बी घूम के जब इधर पहुंच जाएगा, तो स्प्लिट रिंग का भी एक रोटेशन हो जाएगा, होगा एक हाफ रोटेशन, ठीक है। अब जैसे ही ये हाफ रोटेशन हुआ, 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, अब जो है ये भी घूम चुका है, अभी भी कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ही है पार्टीशन, है, ठीक है। तो अभी भी परपेंडिकुलर ही होगा। चलो हम लोग उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलो इजी रहने के लिए ऐसे दिखा देते हैं। जो सिलेंडर हमने दिखाया ना, जाहिर है सिलेंडर कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो सामने से हम लोग देखेंगे तो सर्कल दिखेगा। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो सर्कल ही बना के दिखा देते हैं। बीच में ये माइका पार्टीशन है। अब देखो ये हाफ रोटेशन में चला गया, ए बी कंडक्टर जो पहले इधर था अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यानी योर ए बी कंडक्टर इज नाउ हियर एंड योर सी डी पोर्शन इज हियर। उसी तरह ये भी तो घूम गया ना, इसका जो ए बी वाला था वो हमेशा तो ए बी से कनेक्ट रहता है, शाफ्ट के साथ ये भी घूम गया, यानी ए बी सेगमेंट घूम के कहाँ पहुंच गया, यहाँ, और सी डी सेगमेंट घूम के कहाँ पहुंच गया, यहाँ, व्हाट दैट, है ना। और हमेशा की तरह ए बी कंडक्टर ए बी सेगमेंट से कनेक्टेड है, सी डी कंडक्टर सी डी सेगमेंट से कनेक्टेड है, शाफ्ट कनेक्टेड है, और शाफ्ट के साथ ये सारी चीजें घूम रही हैं। शाफ्ट के साथ ये आपका कॉइल, ये सिंपल लूप और ये आपका स्प्लिट रिंग दोनों साथ साथ घूम रहा है। ये घूम गया यानी ये सी डी वाला पोर्शन इधर आ गया, ए बी वाला पोर्शन इधर आ गया। ब्रशेस क्या घूमेगा, ब्रशेस भी घूमेगा, कभी नहीं ना, क्योंकि ब्रश आपके स्टैटिक सर्किट का हिस्सा है। ब्रश आपके स्टैटिक सर्किट का हिस्सा है। मैंने कहाँ बताया था ब्रश कहाँ रहता है, तो ब्रश होल्डर के हेल्प से आउटर योक में कनेक्टेड रहता है, और आउटर योक इज द स्टेशनरी पार्ट। मशीन के अंदर दो पार्ट है, एक स्टेशनरी पार्ट एंड अदर इज रोटेटिंग पार्ट। आउटर फ्रेम, आउटर योक डेफिनेटली स्टेशनरी रहता है, आगे हम लोग देखेंगे उसके साथ पोल कोर और पोल शू अटैच रहता है, और इनर पोर्शन इज द रोटरी पार्ट, इसीलिए हम लोग उसको रोटर बोलते हैं। आउटर पोर्शन इज स्टेशनरी, इसलिए हम लोग उसको स्टैटर बोलते हैं। इनर पोर्शन इज रोटेटिंग, इसलिए हम लोग उसको रोटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटर और रोटर दो पार्ट होते हैं आपके मशीन के अंदर। वन इज स्टैटिक पार्ट, स्टेशनरी पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैटर, एंड वन इज रोटेटिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड रोटर, ठीक है। आगे चल के हम लोग वो सब सारा डिटेल देखेंगे, रोटर वो सारा चीज देखेंगे। यहाँ यानी यहाँ ब्रश नंबर 1 तो अभी भी उसी जगह पे है, ब्रश नंबर 2 भी अभी भी उसी जगह पे है, और डेफिनेटली आपका स्टेशनरी सर्किट जो आउटर सर्किट है वो भी अपनी जगह तो होगा ही होगा। और यहाँ हमेशा की तरह इस कंडक्टर, इस रेजिस्टर का नाम हमने ML दिया था। अब देख लो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, ए बी कंडक्टर में, सी डी कंडक्टर में हमेशा की तरह फ्लक्स तो बना ही होगा इस स्पेस में। अब निकाल लीजिए ए बी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमेशा की तरह रोटेशन कहाँ है इसका, एंटी क्लॉकवाइज ही है, हमेशा की तरह इसी सर्कल में घूम रहा है। अब निकाल लीजिए कंडक्टर ए बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। जनरेटिंग एक्शन, यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बताइए ये कहां जा रहा होगा ए बी कंडक्टर इस वक्त, ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह इंडेक्स फिंगर इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, थंब इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर,
एंड योर मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहाँ है ए बी कंडक्टर में? यस, क्रॉस। और सीडी में तो सीडी डेफिनेटली नीचे जा रहा होगा, सीडी कंडक्टर नीचे जा रहा होगा, तो ऐसे ऐसे आउटवर्ड, यानी इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमेशा की तरह उसमें भी होता था, स्लिप रिंग भी जो हमने यूज किया था वहां भी होता था कि एक बार ए बी कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगली बार 180 डिग्री के रोटेशन के बाद उसी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, ये तो पहले भी होता था, लेकिन देखो स्प्लिट रिंग के यूज करने से फायदा क्या मिलेगा, हम लोग देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में बाई डायरेक्शनल हो गया। कैसे? तो यहां भी मिला लीजिए, यहां से सीडी से करंट आया, सीडी सेगमेंट में, सीडी सेगमेंट से करंट कहां गया? ब्रश 1 में, ब्रश 1 से करंट कहां गया? यहां अगेन M2L, अगेन यहां ब्रश 2 से सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी से वापस, और ऐसे करके लूप कंप्लीट हो रहा है। अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज सेम फ्रॉम M to L, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो तो दोनों केस में हमें अब करंट सेम मिल रहा है। हो गया, हमने कर दिया बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल। इसके अंदर अभी भी बाई डायरेक्शनल है, ए बी कंडक्टर के अंदर एक बार करंट आउटवर्ड है, उसी ए बी कंडक्टर के अंदर एक बार करंट इनवर्ड है, यानी इसके आर्मेचर के अंदर अभी भी अल्टरनेटिंग करंट है, इंड्यूस हो रहा है, अभी भी बाई डायरेक्शनल करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये स्प्लिट रिंग को यूज करके हमने एक्सटर्नल सर्किट में उस करंट को, उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दिया। गॉट दैट? एंड द बाई डायरेक्शन एंड द कन्वर्शन ऑफ बाई डायरेक्शनल करंट इनटू यूनि डायरेक्शनल करंट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो देखो हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया इस मैकेनिकल डिवाइस को यूज करके, हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हेल्प नहीं लिया, हमने इस मैकेनिकल डिवाइस को यूज करके रेक्टिफिकेशन कर दिया। और इस मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेशन, और कॉम्यूटेशन हम लोग करते हैं कॉम्यूटेटर से, और कॉम्यूटेटर का सबसे बेसिक फॉर्म, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है स्प्लिट रिंग। गॉट दैट? ठीक है, तो यहां आपको दिखा वही चीज, वही कॉइल, कॉइल के अंदर भी सेम चीजें हो रही है जो पहले हुआ करता था स्लिप रिंग के अंदर। कॉइल के अंदर अभी भी करंट बाई डायरेक्शनल इंड्यूस हो रहा है, कॉइल के अंदर अभी भी अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन ये छोटा सा अरेंजमेंट करके इस मैकेनिकल मोशन और इस चेंज स्ट्रक्चर का फायदा उठा के हमने एक्सटर्नल सर्किट में उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल में बदल दिया, यानी हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया। व्हाट दैट? अब देखो इसके वेवफॉर्म पे नजर डालो, हमने रेक्टिफिकेशन तो कर दिया, हमने बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दिया, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। जनरेटर के अंदर उसके आर्मेचर कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही नहीं जनरेट हो रहा है, अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल जनरेट हो रहा है। यानी इसमें दो चीजें हैं, बल्कि कहो तो तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन कौन सा? पहला, पोलरिटी का बदलाव, यानी अगर ये सर्किट है, मान लो कोई भी एक सर्किट हमने ले लिया, इसमें अगर एसी सोर्स है तो इसका मतलब है कि एक बार करंट का फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है तो अगले साइकिल में करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी सोर्स की पोलरिटी बदलेगी। क्लॉकवाइज फ्लो कराने के लिए अगर डीसी लेते तो हम लोग कैसे लेते? तो डीसी की पोलरिटी ऐसे रखते, तब तो क्लॉकवाइज फ्लो होता। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हमें कराना होता डीसी सोर्स से तो कैसे करते? इसकी पोलरिटी ऐसे लेते, यानी ये दो साइकिल एसी दे रहा है अल्टरनेट करके, तो मतलब है कि एक बार पोलरिटी ये है, एक बार पोलरिटी ये है। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो अल्टरनेटिंग साइनसोइडल था, मींस डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदल रहा है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, और किस पैटर्न से बदल रहा है? साइन वेव के पैटर्न से बदल रहा है। अब आप में से कोई बताइए, ये जो रेक्टिफिकेशन हमने किया स्प्लिट रिंग यूज करके, वो कौन सा अभी हमें वेव मिलेगा? हमेशा ध्यान में रखो, हमारा कंप्लीट रेक्टिफिकेशन, फुल रेक्टिफिकेशन, आइडियल रेक्टिफिकेशन कौन सा होगा? तो हमारा कंप्लीट रेक्टिफिकेशन, फुल रेक्टिफिकेशन, आइडियल रेक्टिफिकेशन हम लोग उसी को कहेंगे जब इनपुट साइड में हमें ये मिल रहा है अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ या अल्टरनेटिंग साइनसोइडल करंट, और आउटपुट साइड में हमें इस तरह से मिल रहा है प्योर डीसी।
ये हो गया कंप्लीट रेक्टिफिकेशन, फुल रेक्टिफिकेशन, ठीक है। मींस यहां हमने बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल नहीं बदला, साथ साथ यूनिडायरेक्शनल तो है ही और एकदम प्योर डीसी है, यानी कांस्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, या अगर करंट है तो कांस्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड है। दिस इज कंप्लीट रेक्टिफिकेशन। लेकिन यहां जो हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, ये कंप्लीट रेक्टिफिकेशन नहीं है, बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहां कौन सा वेव मिलेगा हमें, यहां कौन सा वेव मिलेगा इस सर्किट में, इस एक्सटर्नल सर्किट में, इंटरनल सर्किट में, यानी सिंपल लूप के अंदर तो ये हो रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर ये हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में हमें कौन सा वेव मिलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया, हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया, लेकिन कंप्लीट रेक्टिफिकेशन हमने नहीं किया अभी। हमने जो रेक्टिफिकेशन किया वो अब ये जो साइकिल था, ये साइकिल अब इस तरह का मिल रहा है। मीन्स सिर्फ हमने बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल में बदल दिया, ठीक है। एसी से डीसी में कन्वर्शन तो हो गया, लेकिन प्योर डीसी नहीं हुआ, यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला डीसी नहीं हुआ, यानी मैग्नीट्यूड में अभी भी वेरिएशन है। हाँ, निगेटिव साइकिल्स को हमने बदल दिया, यानी अब करंट का फ्लो एक ही तरफ से हो रहा है, हमने देखा भी, अब करंट का फ्लो एक ही तरफ से हो रहा है। पहले केस में भी M12 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, अभी भी M12 एक्सटर्नल रेजिस्टर में। लेकिन जो दो चीजें एसी के अंदर हुआ करती हैं अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल के अंदर, एक तो डायरेक्शन का वेरिएशन, दूसरा मैग्नीट्यूड का वेरिएशन। हमने सिर्फ डायरेक्शन ऑफ के वेरिएशन को चेंज किया, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन अब भी हो रहा है। गॉट दैट? ठीक है, तो यही चीज हम लोग कर पाते हैं, हम लोग रेक्टिफिकेशन कर पाते हैं, बट दिस इज नॉट द आइडियल रेक्टिफिकेशन। लेकिन हाँ, इससे हमारा काम चल जाता है। अब जहाँ जिस सर्किट में जैसी ज़रूरत है, इसमें हमने क्या किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने किया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, यानी बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शन में कर दिया। हाँ, प्योर डीसी नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है। इसको जहाँ जिस सर्किट में जैसे ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग कुछ ऐसा डिवाइस लगा के, वहाँ हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगा के इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है, डीसी मशीन के अंदर जो रेक्टिफिकेशन होता है वो ये वाला रेक्टिफिकेशन होता है। गॉट दैट? आया समझ में सबको? ठीक है, अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था ना कि कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर क्यों इसका पार्टीशन रखते हैं, किसका, स्प्लिट रिंग का, माइका इंसुलेशन का पार्टीशन। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक स्पेशल चीज़ दिखी होगी, समझ में आया होगा। समझ में क्या आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्लिप रिंग भी क्यों यूज़ करते थे और स्प्लिट रिंग भी क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि, हाँ बोलो अंजलि कुमारी। नहीं नहीं, वो तो कॉइल से मतलब है ना, उसका कॉइल से मतलब है, इससे क्या मतलब है। ठीक है, आते हैं उससे, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, देखो होता क्या है ना, इस दौरान क्या चीज़ें हुई, तो आपको पहले ही पता है कि चाहे स्लिप रिंग लगाएं या स्प्लिट रिंग लगाएं, क्यों लगाते थे, तो एक रोटेटिंग सर्किट से आपको एक स्टैटिक सर्किट में कनेक्शन देना है, यानी वन इज मूविंग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ रिंग और इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर एंड वन इज स्टैटिक पार्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रश। ये तो है अंडरस्टूड। ठीक है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये स्लिप रिंग वाला पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है, डेफिनेटली इस पूरे शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, ब्रश तो स्टैटिक है। इस दौरान, ये दोनों चीज़ों के दौरान, यानी इस हाफ रेवोल्यूशन 180 डिग्री के रेवोल्यूशन के दौरान हुआ क्या, तो ब्रश ए बी जब कनेक्टेड था, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ब्रश ए बी जब कनेक्टेड था, ठीक है, कॉइल का शाफ्ट घूमता है, तो पहले ब्रश ए बी नहीं, ब्रश 1 सेगमेंट ए बी से कनेक्टेड है। एक समय ऐसा आएगा, जैसे मान लो ये बीच वाला पार्टीशन है, ये पेन जो है बीच वाला माइका इंसुलेशन है, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब ये सेगमेंट ए बी पूरी तरह से कांटेक्ट छोड़ देगा ब्रश 1 से। समझ में आ रहा है? कब छोड़ेगा वो, तो छोड़ने से पहले एक बार इंसुलेटेड सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, ये माइका इंसुलेशन से, और जैसे ही माइका इंसुलेशन का एरिया कंप्लीट होगा, अब ब्रश 1 सेगमेंट सी डी से कनेक्ट होने लगा, और इधर का पोर्शन यानी सेगमेंट ए बी का पोर्शन अब ब्रश 2 से कनेक्ट होने लगा।
समझ में आ रहा है? यानी इस रोटेशन के दौरान, हाफ रोटेशन के दौरान दो चीज़ें हुई, ठीक है। पहला, ब्रश 1 सेगमेंट AB से कनेक्ट था, उसने सेगमेंट AB को छोड़ा और अब ब्रश 1 सेगमेंट CD से कनेक्ट हो रहा है। उसी तरह ब्रश 2 पहले सेगमेंट CD से कनेक्ट था, लेकिन अब एक समय ऐसा आएगा जब घूम के ब्रश 2 सेगमेंट AB से कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हुई इस दौरान, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी आपने स्विच के अंदर, आपके जो बल्ब को ऑन करने वाला स्विच होता है या फैन को ऑन करने वाला स्विच होता है, आपने स्विच के अंदर देखा होगा कि कभी कभी स्विच ऑन करने समय या ऑफ करने समय स्पार्किंग होती है। हैव यू सीन दैट? ठीक है। कभी आपने सोचा है कि स्पार्किंग क्यों होती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और ट्रेन से छुट्टियों के बाद वापस इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा था, तो रास्ते में ट्रेन में एक इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ था। इलेक्ट्रीशियन बोल रहा था, किसी बातों में चर्चा हो रही थी। वो इलेक्ट्रीशियन था, ध्यान देना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं था, वो इलेक्ट्रीशियन था। तो चर्चा हो रही थी, तो उसने बोला, बात बात में अपनी बातें बता रहा था, तो बोला कि लूज कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग होती है। वाकई कहीं कहीं लूज कनेक्शन के कारण स्पार्किंग होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन था, एक टेक्नीशियन था। क्यों स्पार्किंग होती है अगर उससे पूछो तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका स्कोप जो है ना, उसकी पढ़ाई वहीं तक है। उसे पता है कि जब भी कनेक्शन लूज होगा ना स्पार्किंग होगी, लेकिन क्यों होगी उसे नहीं पता है। क्यों होगी ये हम लोगों को बताना है, हम लोगों को जानना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जानना है, ठीक है। अब समझ लो चीज़ों को, हम लोग चीज़ों को कई तरह से क्लासीफाई करते हैं, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बहुत सारा बेसिस है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ दैट मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई मटेरियल कंडक्शन करेगा, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, हम लोग उसको कंडक्टर बोलेंगे। अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के खिलाफ बहुत हाई रेजिस्टेंस देगा या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, नहीं कंडक्ट करने देगा, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। और इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेमीकंडक्टर होगी। गॉट दैट? ये बेसिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मटेरियल के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग 3 तरह से मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब देखो इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर डेफिनेटली वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू होके फ्लो नहीं होने दे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं होने दे। जैसे मान लो वुड का ब्लॉक, मान लो एक वुडन ब्लॉक हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। एयर भी इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन है क्या ना, जैसे मान लो वुड का ही हमने ब्लॉक लिया, ये इंसुलेटर है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना ये हमेशा इंसुलेटर नहीं है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन सपोज दैट अगर हम यहाँ से टर्मिनल्स लगा दें, कंडक्टर का टर्मिनल्स लगा के अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें, एंड दिस वोल्टेज इज वेरिएबल वोल्टेज, ये वेरिएबल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, नॉब लगा होगा, ये वेरिएबल वोल्टेज से हम मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे। ये इंसुलेटर है, नहीं कंडक्ट होने दे रहा है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन ये वोल्टेज बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि ये इंसुलेटर होने के बाद भी कंडक्ट करने लगेगा। इतना हाई वोल्टेज हम देंगे कि ये इंसुलेटर होने के बाद भी कंडक्ट करने लगेगा। और जैसे ही ये इंसुलेटर होते हुए भी कंडक्ट करने लगे, हम लोग बोलते हैं इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। इस इंसुलेटर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। यानी ये इंसुलेटर था, लेकिन हमने इतना वोल्टेज अप्लाई किया कि उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, हर एक मटेरियल का अपना एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है, हमने उस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। यानी ये मटेरियल इंसुलेटर था, लेकिन अब वो भी कंडक्ट करने लगेगा। गॉट दैट? ये समझ में आया? ये समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब समझ में आया? अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, हर एक मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला तो डेफिनेटली अप्लाइड वोल्टेज पे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, पहला तो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करेगा।
दूसरा, इन टर्मिनल्स के बीच में, जो दो टर्मिनल्स हमने दिया है ना इस इंसुलेटर के दोनों तरफ, इन टर्मिनल्स के बीच में इस मटेरियल का जो ये लेंथ है ना वो कितना है, इस पे इन्वर्सली डिपेंड करेगा। यानी मान लो 40,000 वोल्ट पे यानी 40 केवी पे इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। इसका अगर लेंथ कम कर देना, मान लो ये इतना थिक था, इतना थिक के बजाय हम इतना ही थिक मटेरियल लें और इसके दोनों तरफ हम टर्मिनल्स को लगाएं, तो हो सकता है 20,000 वोल्ट पे ही इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। यानी ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस और लेंथ ऑफ द मटेरियल। गॉट दैट? इतना समझ में आया? दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो अप्लाइड वोल्टेज पे, यानी इतना बड़ा सैंपल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करने के लिए हमें 40 के भी लगाना पड़ेगा। हो सकता है इतना छोटा सैंपल का ब्रेकडाउन वही मटेरियल, सेम मटेरियल करने के लिए हमें 20,000 वोल्ट ही लगाना पड़े। गॉट दैट? और ये हर एक इंसुलेटर का अपना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है। यानी इंसुलेटर की तरह तभी बिहेव करेगा जब हम अप्लाइड वोल्टेज उसके डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से नीचे रखेंगे। गॉट दैट? इसीलिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है और बहुत हाई वोल्टेज पे, इसलिए किलो वोल्ट के रेंज का, और लेंथ थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, यानी सेंटीमीटर भी, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब एयर भी क्या है? एयर भी इंसुलेटर है। इसके जगह अगर एयर का सैंपल लेते ना, इसके जगह अगर एयर का सैंपल लेते, ठीक है, तो नॉर्मली कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जब एयर के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक पहुंचा देंगे तो एयर भी कंडक्ट करने लगेगा, उसके अंदर आयोनाइजेशन हो जाएगा, एयर के अंदर चार्ज जंप करके चला जाएगा। ये बिजली जो आसमान से गिरती है ना, इसमें यही होता है, लैक्स ऑफ वोल्ट्स क्रिएट हो जाता है क्लाउड से आपके अर्थ के बीच में। लैक्स वोल्ट क्लाउड पे, अर्थ का सरफेस 0 वोल्ट पे, पोटेंशियल डिफरेंस लैक्स ऑफ वोल्ट का, लाख वोल्ट का। एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और वही लाइट आयोनाइज होते हुए इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को जंप कराते हुए ग्राउंड तक पहुंचा देता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। एयर का वहाँ भी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे भी, कि किस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का टेस्ट करते थे प्रैक्टिकल, तो उसमें क्या था कि ट्रांसफार्मर ऑयल का कोई सैंपल था एक सर्टेन डिस्टेंस पे, उसके अंदर मशीन था, वोल्टेज बढ़ता था और बढ़ते बढ़ते ये 40,000 वोल्ट पे आने पर ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता था। लेकिन अगर इसके बीच के इलेक्ट्रोड्स की दूरी को कम कर दें, ट्रांसफार्मर ऑयल के सैंपल के लेंथ को कम कर दें, तो हो सकता है 20,000 वोल्ट में ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। गॉट दैट? तो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब होता क्या है ना कि कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग में, स्विच के अंदर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें होती हैं, कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग। गॉट दैट? जैसे मान लो 220 वोल्ट में ही हम लोग काम कर रहे हैं, एक स्विच हमने लगा दिया, ठीक है, यहाँ 220 वोल्ट डीसी मान लो हमने अप्लाई कर दिया। होगा क्या कि स्विचिंग एक्शन के समय, स्विच ऑन के समय यहाँ से जा रहे हैं, एक टर्मिनल कितना है, तो आपको पहले ही बताया हायर पोटेंशियल प्लेट 220 वोल्ट या 200 वोल्ट मान लो अप्लाई कर रहे हैं, चलो 200 वोल्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। 200 वोल्ट का मतलब क्या है, 200 वोल्ट के सोर्स का मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल प्लेट इज ऑन 200 वोल्ट एंड लोअर पोटेंशियल प्लेट इज ऑन 0 वोल्ट एंड 200 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज देयर। यहाँ क्या है, एक टर्मिनल 200 वोल्ट पे है, एक टर्मिनल 0 वोल्ट पे है। जिस समय कांटेक्ट बनने वाला होगा, जिस समय जस्ट स्विच क्लोज होने वाला होगा, लेकिन क्लोज हुआ नहीं है, ये दोनों कंडक्टर सटे नहीं है एक दूसरे से, उस वक्त बीच के एयर का गैप कितना है, जस्ट सटने वाले हैं जब दोनों, एयर का गैप कितना है, हाँ एयर का गैप पूछ रहे हैं, एयर का गैप, एयर का गैप कितना है, नेग्लिजिबल है ना, बहुत कम है ना, नेग्लिजिबल है ना। तो उस वक्त 200 वोल्ट ही इतना सफिशिएंट है, क्योंकि बीच का लेंथ बहुत कम है, बीच में जो एयर इंसुलेटर है ना उसके सैंपल का लेंथ बहुत कम है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसके भी इन्वर्सली डिपेंड करेगा और अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। तो लेंथ इतना कम है ना कि उस वक्त 200 वोल्ट ही इतना सफिशिएंट है कि उतने बीच के पतले एयर कॉलम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करा दे, यानी चार्ज एयर में ही जंप कर जाए बिना डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के, उसी को स्पार्किंग कहते हैं। कनेक्शन मेकिंग के समय भी होगा और स्विच को जब ऑफ करेंगे, कनेक्शन ब्रेकिंग के समय जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन छूटा उस समय भी एयर कॉलम बीच का कम है, बीच में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि एयर कॉलम का थिकनेस बहुत कम है, 200 वोल्ट ही सफिशिएंट है वहाँ का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कराने के लिए।
तो कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग के समय हमेशा स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग हमेशा डैमेज करेगा, क्योंकि स्पार्किंग के साथ बहुत हाई हीट एसोसिएटेड है, बहुत हाई एनर्जी एसोसिएटेड है। जहां कहीं भी स्पार्किंग होगी वो डैमेज करेगा। गॉट दैट? यानी स्पार्किंग कहां हो रही है? दो कंडक्टर्स के बीच में कनेक्शन मेकिंग के समय भी, कनेक्शन ब्रेकिंग की वजह से में भी। और क्यों? तो बीच का एयर कॉलम का आयोनाइजेशन हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जा रहा है। बीच के इंसुलेशन जो एयर एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जा रहा है, और चार्ज एयर में जंप कर रहा है। वही स्पार्किंग के फॉर्म में हमें दिख रही है। हाई हीट हाई एनर्जी एसोसिएटेड है, और वो हाई हीट हाई एनर्जी हमेशा डैमेज करेगा जिस चीज़ों से टकराएगा, जिस चीज़ों में जाएगा। गॉट दैट? अब देखो वहां आते हैं वापस। अब देखो यहां भी तो आपका कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग हो रहा है। कैसे? तो ये सिलेंडर पहले ऐसे था, ब्रश 1 सेगमेंट ए बी, इंसुलेशन सेगमेंट सी डी, ब्रश 2। पहले ऐसे था, ये बदला कैसे होगा? तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है शाफ्ट के साथ। कौन सा? स्प्लिट रिंग। एक समय ऐसा आया होगा, एक समय ऐसा आया होगा जब ये ऐसे पहुंचा होगा। ब्रश अभी भी वहीं, ब्रश अभी भी वहीं, लेकिन ये ऐसे पहुंचा होगा। गॉट दैट? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है ना आपके शाफ्ट के साथ स्प्लिट रिंग का भी। तो एक समय ये ऐसे पहुंचा होगा। गॉट दैट? ये ए बी है, ये सी डी है, ये 1 है, ये 2 है। इस वक्त भी देखो किसका 1 का किससे कनेक्शन है? ए बी से। लेकिन थोड़ी देर बाद जब और घूम जाएगा तो ए बी का कनेक्शन इससे छूटेगा ना, और किससे कनेक्शन होगा? बाद में इस माइका इंसुलेशन से होगा, और उसके बाद सीडी से कनेक्शन होगा। यानी कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे। तो कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग के दौरान कुछ चार्ज एयर में से जंप करके चला जाएगा जो स्पार्किंग होगा। अगर हमें स्पार्किंग को मिनिमाइज करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि ये जो चेंज हो ना, जिसमें बदलाव हो, जिस समय ब्रश 1 सेगमेंट ए बी को छोड़ के सेगमेंट सी डी से कनेक्ट हो रहा है, इस समय बदलाव हो रहा है। ब्रश 1 सेगमेंट ए बी को छोड़ रहा है और सेगमेंट सी डी के साथ कनेक्ट हो रहा है। बदलाव तो इसी समय हो रहा है, चेंज इसी समय हो रहा है, कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग इसी समय हो रहा है। तो अगर हम इस तरह से इसको सेट करें कि कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग के समय आपके कॉइल में 0 ईएमएफ इंड्यूस हुआ हो, तो जब ईएमएफ ही 0 तो करंट भी 0, और करंट 0 तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी। अगर आपको स्पार्किंग से बचाना है, क्योंकि आपको पता है स्पार्किंग डैमेज करता है, कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग में आपको पता है कि स्पार्किंग तो होगा ही। देखो चीज़ों को ध्यान से समझो, आपको पता है कि हाँ स्पार्किंग होगा ही कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग में। आपको ये भी पता है कि स्पार्किंग से आपका डैमेज होने वाला है। अगर आपको स्पार्किंग से बचाना है इस मशीन को, तो अगर हम ऐसा सेट करें कि ये चेंज जो है ना सेगमेंट ए बी से सेगमेंट सी डी का उस वक्त हो जिस वक्त कॉइल में 0 ईएमएफ इंड्यूस होता है। कॉइल में 0 ईएमएफ इंड्यूस यानी करंट 0, करंट 0 तो नो स्पार्किंग। ठीक है? तो जब ये चेंज हो रहा है ना, एक्चुअल में जब ये चेंज हो रहा है, उस वक्त आपके स्प्लिट रिंग का क्या पोजीशन है? तो उस वक्त आपके स्प्लिट रिंग का ये पोजीशन है। जिस वक्त बदलाव हो रहा है सेगमेंट ए बी से सी डी, उस वक्त ये पोजीशन है ना स्प्लिट रिंग का। ठीक है? उस वक्त देखो, इस वक्त अब आ जाओ, वापस यहां आ जाओ। इस वक्त कॉइल का क्या पोजीशन हुआ करता था? ऐसे। इस वक्त ऐसे। एग्री? ठीक है? ऐसे हुआ करता था। और यहां हम लोगों ने क्या लिया था? यहां हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट लिया था। यहां हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट लिया था। यहां हमारा फ्लक्स था, यहां हमारा कॉइल था, और नॉर्मल पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है पार्टीशन बीच वाला, माइका वाला। अब देखो जिस वक्त ये बदलाव हो रहा है ना, माइका वाला पार्टीशन कहां चला गया? ऐसे। तो कॉइल कहां चला गया? ऐसे। गॉट दैट? ऐसे था, ये बदलाव के समय ऐसे चला गया। माइका इंसुलेशन है, नॉर्मल केस में ऐसे है माइका इंसुलेशन,
लेकिन जिस वक्त बदलाव हो रहा है ऐसे हो जाता है माइका इंसुलेशन। तो जब माइका इंसुलेशन ऐसे गया तो कॉइल तो ऐसे हो गया वर्टिकल, और वर्टिकल जब कॉइल हुआ तो उस वक्त देखो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा दोनों कंडक्टर के अंदर, कितना होता था? 0। तो जाहिर है हमें पता है कि जब कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग होगा तो एयर के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की वजह से, एयर के आयोनाइजेशन होने की वजह से, चार्ज के एयर में जंप होने की वजह से स्पार्किंग होगी ही। हमें यह भी पता है कि स्पार्किंग की वजह से डैमेज होगा। हमें स्पार्किंग को मिनिमाइज करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि जिस समय कनेक्शन मेकिंग और कनेक्शन ब्रेकिंग हो रहा है उसके डिजाइन को हम इस तरह से रखें कि उस वक्त ईएमएफ ही 0 इंड्यूस हो कॉइल में ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी, आपका कोई डैमेज नहीं होगा मशीन। व्हाट दैट? इसीलिए हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि कॉइल का प्लेन जब इधर है तो इसके परपेंडिकुलर माइका का इंसुलेशन बीच में होगा।